ऐसा अफसर हो जो कॉन्डम सेलर के तौर पर जाना जाए। जी, ट्रक ड्राइवर्स, सेक्स वर्कर्स और मेन हैविंग सेक्स विद मेन। तो एक कॉन्डोम इन्हीं के लिए ऐसा इवॉल्व करें, उसका नाम ऐसा दें जिसको उनको ओनरशिप और प्राइड महसूस हो कि हमारा है। संजय गांधी दिल्ली में उनकी का ये था ब्रेन चाइल्ड, जो ज़बरदस्ती पकड़ के यंग लोगों को, अनमैरिड लोगों तक को लोगों ने करा शुरू किया। बहुत साल बाद हुसैन साहब मेरे पास आए कि कुरैशी साहब, वो मैंने जो म्यूरल बनाई थी वो आपके पास कहीं पड़ी होगी। जैसे एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद सारा माल मसाला कबाड़ में बेचा जाता है, उन्होंने कबाड़ में बेच बात दिया होगा, इसकी वैल्यू को हमने नहीं समझा। आपने ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा, सी यू इन तिहाड़ जेल। नमस्कार मित्रों, आज एक बेहद खूबसूरत इंसान से मुलाकात। एक ऐसा शख्स जिसने 35 साल 40 साल सरकार में बैठकर देश को ठीक करने की कोशिश की। उसके लिए मंत्रियों से झगड़ा भी हुआ, सरकारों में नाराज़गी भी हुई, तबादले भी हुए। बहुत सारे लोगों ने पक्ष में विपक्ष ने उन पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन वो जो है अपनी धुन में चलता रहा। दुनिया भर को भी डेमोक्रेसी की ताकत और डेमोक्रेसी की जो ज़रूरत है उनको समझाता रहा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब, एसवाई कुरैशी साहब जो हैं बेस गिटारिस्ट, और उनकी धुन सरकार से जाने के बाद भी अभी बज रही है, लोगों के दिमाग में गूंज रही है। डॉक्टर कुरैशी साहब से वैसे तो मुलाकात होती रही है, उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अभी एक ख़ास मौका है कि उनकी एक बेहद खूबसूरत किताब आई है, इंडिया एंड आई, और उसमें आपने 100 मेमोरीज़ अपनी जाहिर की है। याद तो एक भी होना ज़िंदगी की, वो खूबसूरत होती है, और आपको किसी कुरैशी साहब जैसे शख्स की 100 मेमोरीज़ मिल जाएं तो बात ही कुछ होती है। एक एक चैप्टर, एक एक कहानी अपने आप में एक इतिहास है। चाहते तो हो सकता है कि 100 किताबें भी हो जाती, लेकिन अभी 100 मेमोरीज़ पर हम बात करेंगे, और क्यों 100 मेमोरीज़ लिखी, क्यों ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, इस सब पर भी बात करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग उन्हें एक मर्द अफसर के तौर पर देखते हैं, और वैसे बहुत सारे राजनेता उन्हें फर्स्ट मुस्लिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई आपको, एक बहुत मुबारकबाद कि बहुत खूबसूरत किताब आपने लिखी। बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहूँगा कि सब लोग इस किताब को पढ़ें। एक कुरैशी साहब को जानने के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान को और दुनिया को जानने की वाली किताब है। कैसे हिंदुस्तान और दुनिया की राजनीति काम करती है। दिल्ली के पुराने बाशिंदे 500 साल का परिवार है, ये भी एक बेहद ख़ास बात है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या मतलब है इस मायने के। लेकिन सर, कैसे आप याद कर रहे हैं, और क्यों ऑटोबायोग्राफी की बजाय आप 100 मेमोरीज़ पर आ गए? विजय जी, ये मुझसे बहुत लोग कहते थे, ये हमारे दोस्त, कि एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए तुम्हें, कि तुम्हारे बड़े इंटरेस्टिंग लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मैं हमेशा ये जवाब देता था कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि ऑटोबायोग्राफी लिखूँ और उसमें किसी को दिलचस्पी हो। और ये कोई फॉल्स मॉडेस्टी नहीं है, ये मेरा जेन्युइन बिलीफ था है। और लेकिन ये भी है कि यादें तो बहुत सारी हैं ही हैं। तो मुझे ये एकदम है कि मॉडल एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। हमारे एक शायर दो थे, डॉक्टर नवाज देवबंदी में उनके कई कॉलेजेस वगैरह, वो चाहे एजुकेशनिस्ट हैं। उनका रात को एक दिन 11:30 फ़ोन आता है, कुरैशी साहब, आपने ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं, आप एक किताब लिखिए। एक मेरा सुझाव है कि जिसमें 100 रैंडम एपिसोड ऑफ योर लाइफ एक पेज में। तो मैं हैरान कि मिडल ऑफ द नाइट ये मुझको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन उन्होंने दिया, लेकिन वो मेरे दिमाग में बस गया, और मैं उस पर सोचता रहा कि मैंने कहा ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये मेरा जो आइडिया था कि ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखनी, उसमें भी फिट होता था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं जो शेयर होने लायक हैं वो इसमें फिट हो जाएंगी। तो मैंने फिर एक लिस्ट बनानी शुरू की आइटम की, ये हुआ था, वो हुआ था, डिटेल बाद में, ताकि कम से कम पता तो लगे कि मेरे पास 100 एपिसोड हैं भी कि नहीं। तो वो 150-200 निकल आए। तो फिर उसमें से मैंने 100 छांटे। फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो अब डिसिप्लिन ये था मेरे, उन्होंने 1 पेज बोला था, मैंने इसको 2 पेज, क्योंकि 1 पेज में तो कुछ भी नहीं आ पाता। तो 500 से 550 वर्ड का लिमिट मैंने अपने रखी।
तो उसको पूरे जैसे दरिया को कूजे में बंद करने वाली बंद बात है, करना। वो सबसे बड़ी एफर्ट थी और वही मेरा चैलेंज था और जो मैंने उसमें किया। और इसीलिए आप देखेंगे हर कहानी 2 पेज अपनी में जगह सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट कंटेन्ड है। है। उसको किसी इंट्रोडक्शन की फर्दर ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जगह पूरी लेकिन उसमें मैंने एक बात पढ़ी सर, मैंने पूरी किताब पढ़ी, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है और दूसरा पेज हर बार हर कहानी का दूसरी मतलब जो दूसरी कहानी है वो सरप्राइज करती है आपको। सरप्राइज। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि हर किताब की हर कहानी का जो आखिरी 2 लाइन है ना, वो इतना खूबसूरत मैसेज छोड़ के जाती है कि एक बार फिर दोबारा लगता है कि इस पेज को दोबारा पढ़ा जाए, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छी आपकी कमेंट है, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी लंदन में रहती है, उसने इस पूरी किताब को एडिट किया। पहले मेरी वाइफ करती थी इला शर्मा, उसने पूरा एडिट किया। उसने एक स्टेज पे कमेंट की कि बाबा ये मॉरलाइजिंग तो नहीं लगती हर स्टोरी के बाद में इस किताब की, तो लेकिन फिर मैंने जब उसको दोबारा गौर से देखा तो मैंने कहा कि नहीं, ये मॉरलाइजिंग तो नहीं लगती, लेकिन मोरलाइजिंग नहीं है लेकिन मैसेज है। मैसेज तो है, वो मैसेज अंडरलाइन कर देने से कहानी रीइंफोर्स होती है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, कहीं ये आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी, तो उसका ये फ़ायदा हुआ। मैं अपनी बेटी को भी बताऊंगा कि ये फ़ायदा हुआ। इस सीरियस नोट पे बहुत अच्छी और इतने बारीकी से वो मैसेज है कि वो चैप्टर में सिमर हो रहा था, वो वहाँ पर हैमर करता है। हैमर करता है, हैमर करता है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा। शुरू करते हैं सर फादर के साथ आपके, क्योंकि कहानी आपकी जो सरकार की है वो तो बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन फादर का भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखा कि एक ग्रामर का टीचर हो जाना, और अभी तो वैसे कोचिंग का बहुत विवाद चल रहा है, ग्रामर का टीचर हो जाना और उस ज़माने में 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ग्रामर पढ़ाना, और उसका भी एक मैसेज है। वो आप कैसे देखते हैं जी। कि क्या करते हैं? एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ख़ानदान है, जो आपने खुद ठीक कहा कि 500 साल के हम दिल्ली वाले हैं, और बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स की फैमिली थी। पूरी फैमिली रिलीजियस पूरी स्कॉलर्स family, की you know, है। मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा सब ने 40-50-100 किताबें लिखी, फ़िलासफ़ी, रिलीजन, इस्लाम, ये वो सब पे। और जब मेरे वालिद स्कूल उन्होंने ख़त्म किया तो उनको सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। तो उस ज़माने में वो मिशन कॉलेज कहते थे। मिशन कॉलेज। तो हमारी फैमिली का ऑलमोस्ट सोशल बॉयकॉट कर दिया कम्युनिटी ने कि साहब इतने आलिमों की फैमिली और ये मिशन इनका कॉलेज में बेटा पढ़ रहा ये है। मिशन कॉलेज में जा रहा है, क्रिश्चियन बनेगा। तो लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस साबित हुआ, क्योंकि वो एक ब्रिज बन गया है जो ट्रेडिशनल रिलीजियस थॉट है और मॉडर्न थिंकिंग का, उस दोनों के बीच में। उन्होंने वहाँ पढ़ी, उन्होंने फ़िलासफ़ी, और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे वो, हर किस्म के खेल खेलते थे। हमें तो उनके या सुन के ही कॉम्प्लेक्स आता है। तो वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, और उसकी भी मैंने एक कहानी लिखी। आपने कहानी लिखी है उसमें? कहानी लिखी। उनका जो ग्रामर स्कूल वाला था कि वो कम्युनिटी, चूँकि पुरानी दिल्ली में मेजॉरिटी तो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो वहाँ पे तालीम का माहौल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो पढ़ी लिखी फैमिली तो ज़्यादातर माइग्रेट कर गई थी। जो वर्किंग क्लास वगैरह कुछ रह गए थे, 2-4-10 पढ़ी लिखी फैमिलीज रह गई थी जो हमारे जैसी। तो उन्होंने कहा इन बच्चों को पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। तो उस ज़माने में ये भी कॉम्प्लेक्स था कि जी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो क्या करेंगे पढ़ के। तो उसको चेंज करने के लिए उन्होंने तालीम पर जोर दिया, और एक कुरैशी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, और बाकायदा उसमें फर्नीचर भी जो पुराने वुडन डेस्क वगैरह होते थे बड़े खूबसूरत थे। तो उसमें बच्चे आते थे, और 100 रुपये घंटा। अब 100 रुपये घंटा आज के पार्लर में तो 1 घंटे पढ़ने के बाद 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये, वो 1 घंटे रोज़ आपको 30 दिन पढ़ाएंगे तब 100 रुपये लेते थे। तो वो तो एक लिए 100 रुपये महीना हो गया जी। और उसमें भी दूसरा क्या था कि अगर 2 बच्चे लेकिन उस समय भी 100 रुपये बड़ा था महीने के हिसाब से भी। हम 1 घंटे रोज 30 महीने 1 महीने पढ़ाएंगे तो 100 रुपये लेंगे जी। ये नहीं कि 3000 बन जाएंगे वो, नहीं। 100 रुपये। और अगर 2 बच्चे आएंगे तो 50-50, और 10 आएंगे तो 10-10। तो होता क्या था कि 50-50 बच्चे आ जाते थे, क्योंकि गुर्बत तो थी। तो 2 रुपये में भी वो पूरा ग्रामर समझ रहे 2 थे। रुपये में तो उनका 50-50 बच्चे से 2 रुपये। लेकिन होता क्या था, उसकी वजह से बच्चों को टेम्पटेशन होती थी कि मैं तो जा ही रहा हूँ, चलो 2 अपने साथ और ले से चलो, मेरा और सस्ता और कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा।
उससे कम से कम 3 नस्लें पुरानी दिल्ली की उनकी स्टूडेंट रही हैं। तो उनकी ग्रामर का स्टाइल है, वो बहुत अच्छे ओरेटर भी थे और बहुत अच्छे टीचर थे। तो जो स्टाइल था ग्रामर का, कि उनका कहना ये था कि लोग आते थे जी हमें इंग्लिश की ट्यूशन चाहिए, साइंस की चाहिए, इसकी चाहिए। उन्होंने कहा देखो बेटा, कुछ भी तुमने करना है, पढ़ना है, सीखना है, ग्रामर तो बेसिस है। तो पहले लैंग्वेज को सुधारो, तो उसके बाद हर चीज़ आसान हो जाती है। तो इस वजह से उनका एम्फेसिस ऑन इंग्लिश ग्रामर, पर्टिकुलरली बाद में पर्शियन एंड अरबिक भी थी। और लेटर ऑन उन्होंने जर्मन ग्रामर भी, खुद जर्मन पढ़ी पेंसिलर भवन में जाके। 60 साल की उम्र में लकड़ी लेके जाते थे, वहाँ से आने के उन्होंने जर्मन ग्रामर 60 साल में जर्मन पढ़ रहे थे वो मैक्समुलर में जाके जर्मन पढ़ी उन्होंने। और जर्मन भी, उसके भी आप भी गए मैक्समुलर? मैं भी गया, उन्होंने बाद में मुझे भी भेजा। मैं उस, लेकिन वो तो गए 60 साल में, मैं गया 18 साल में। तो वहाँ पे मैंने पढ़ी। और उनकी जो ग्रामर की बुक थी, बड़ा ऐसे ऐसे फार्मूलाज, ऐसे चार्ट बनाते थे कि आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। तो उस वजह से उसका मैंने इस्तेमाल किया। मैं अपने 2 वो होते थे सेमेस्टर के ग्रुप्स, मैंने पूरे उसमें टॉप कर लिया। तो मेरी तो पूरी शोहरत हो गई। अब सेकंड सेमेस्टर में कुरैशी नाम का कोई है, बहुत ब्राइट है, अब उसके सीक्रेट था मेरे फादर की ग्रामर की था। तो उस सेकंड सेमेस्टर में सब लोगों ने इसे बाहर, इसने बोरो की, उसने ली, और कोई उसमें से उसको दबा के बैठ गया। मेरी हिस्ट्री इनकम्प्लीट। अच्छा, वो आपके पास नहीं रही? मुझे वापस नहीं मिली, वो किसी ने रख ली। उसके लिए तो बेकार रही होगी बाद में, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मेरा बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी आलिम फैमिली में गिटार का शौक कैसे आपको रहा, कि और इतना गिटार का शौक कि खुद बनाएं खुद बजाएं? जी, वो भी अपनी जगह कहानी कि मेरे एक बड़े भाई जो आज में MCRC में मास कम्युनिकेशन रिसर्च जामिया में प्रोफेसर थे, और फिल्म डिवीज़न और टेलीविज़न में उन्होंने काम किया था खूब सालों। तो उनको वेस्टर्न म्यूज़िक का शौक़ था। तो हमारे घर में वो बड़ा सा एक फिलिप्स का एक रेडियो होता था, उस पर हर फ्राइडे इवनिंग 8 बजे ए डेट विद यू नाम का वेस्टर्न म्यूज़िक प्रोग्राम आता था। और मंडे इवनिंग 8 बजे फोर्सेस रिक्वेस्ट, वो फौजियों की रिक्वेस्ट पे का प्रोग्राम था अंग्रेज। तो वो सुन रहे होते, तो मेरे कान में भी जाता, तो मैं भी म्यूज़िक अच्छी लगने लगी और बहुत ही शौक डेवलप होता चला गया। फिर हमें हुआ कि गिटार बजाएंगे। अब गिटार ख़रीदने की हमारी फाइनेंशियल हालत थी नहीं। तो लेकिन जिस इलाके में हम रहते, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, 500 गज के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो हमने, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी नहीं था, मैंने गिटार बनाने की पिकअप कैसे बनाते हैं, कॉइल कैसे होता है, ये होता है, सारी चीज़ें करा के 4-4, 5-5 महीने लगते थे गिटार बनाने में। मैंने एक बनाई, कामयाब हुई। फिर उसके बाद मैंने 5 गिटारें टोटली अपनी लाइफ में बनाई, उनमें से 2-3 अभी भी 5 गिटार 5 बनाई। फिर क्योंकि और इम्प्रूव करने की, फिर जब मैं चूँकि बेस गिटार बजाने लगा था, तो बेस गिटार में 6 के बजाय 4 स्ट्रिंग होते हैं, तो 4 स्ट्रिंग गिटार बनानी थी, तो वो बनाई। और बड़े यूनिक गिटार है, उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन की डिटेल भी आप सुने तो यूनिक है, क्योंकि गिटार की जो नेक होती है ना, वो बेंड हो जाती है। उसके अंदर एक रॉड डाली जाती है, जो बड़ी कंपनी है। तो रॉड वॉड हमें डालनी आती नहीं थी। हम पुरानी दिल्ली के रहने वाले, हम देखा करते थे तुर्कमान गेट के पास हुक्का बनाने वाले लोग जो है ना, जो हुक्के की पाइप में वो ड्रिल करते थे। तो हमने उस पूरी नेक को एक ड्रिल करा के आधे इंच की पाइप उसके अंदर डाल लिया। वो पाइप तो बेंड होती ही नहीं। तो आज तक वो गिटार हमको अनट्यून नहीं, डीट्यून नहीं करनी पड़ी, वो ट्यून रहती थी हमेशा। फिर बैंड भी बना लिया आपने कॉलेज? फिर हमारा कॉलेज में ही हमारा बैंड बनाया, उसका चॉकलेट एक्सपीरियंस उसका नाम था। कॉलेज ख़त्म होने वाला था, उसके बाद मैं लेक्चरर लग गया इवनिंग कॉलेज में। इवनिंग कॉलेज में फ़ायदा ये था कि शाम को 1 या 2 क्लास होती थी, दिन भर फ्री। तो उस बाद हमको गिटार बनाना, गिटार बजाना, इसी धुन में लगे रहते थे। और IAS की तैयारी, चूँकि हमारी क्लास जो थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैं गया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, जबकि मेरे पास स्कूल में हिस्ट्री नहीं था। क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स एक IAS की नर्सरी मानी जाती थी, के साथ हर सब्जेक्ट के लोग उस जमाने में हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स, तो और आधे से ज़्यादा क्लास IAS और IFS में आ जाती थी। तो खैर हमने वो ज्वाइन की हिस्ट्री ऑनर्स में, और वहाँ पे भी हमारे जो दोस्त म्यूजिशियन थे, तो उनके साथ हम करते चले गए। फिर एक ग्रुप हमने, हमारे इसी बैंड में एक लड़की थी शारन प्रभाकर, जो बॉम्बे है,
बॉम्बे में वो तो सुपरस्टार बनी। अविता नाम की प्ले के साथ, म्यूजिकल प्ले, एलेक पदमसी से उसकी शादी हुई। तो बड़ी बहुत ही खूबसूरत सिंगर थी। हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, लेकिन उस बैंड में मैं आखिरी उम्र तक, बैंड जब तक चला तब तक मैं बेस गिटार बजाता था। आजकल बेस के बजाय मैं कीबोर्ड बजाता हूँ। कीबोर्ड बजा रहे हैं, वाह, कीबोर्ड बजा। लेकिन एक किस्सा मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि वहाँ जब यूपीएससी का जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें भी गिटार कुछ आपके लिए परेशानी का कारण ये परेशानी का कारण हो सकती थी कि हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला दिल्ली गोल्फ क्लब में न्यू ईयर ईव पे। तो हम बड़े एक्साइटेड, हम लोग गए ग्रुप में, देखे किसी ने पॉइंट आउट किया कि साहब ऑडियंस में यूपीएससी के चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो हमारे बिल्कुल सांस वहीं रुक गई। और क्योंकि 2 महीने मेरा इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी और 2 महीने बाद मुझे वहाँ पहुँचना था उनके सामने। तो मैंने वर्चुअली थ्रू आउट द शो 1.5-2 घंटे की शो इस तरह किया, यूँ गिटार बजा के वो देख न लें, पहचान न लें। फॉर्चुनेटली जब उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने पहचाना नहीं। लेकिन हो सकता है ये हमारी ओवर सेंसिटिविटी थी। पहचानते तो भी हो सकता है कि वो शायद पॉजिटिव ही काम में आ जाता, कुछ हो सकता है पॉजिटिव काम आता है। क्योंकि मेरी फर्स्ट 2 रिपोर्ट फिर हमने एकेडमी में जाके बैंड मसूरी में, तो आप मसूरी में तैयार किया। तो उस पर हमारे डीडी साठे साहब ICS के थे, उन्होंने इतना पसंद आया उनको। उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए तुमको बताओ। हमने कहा सर हमारे पास मेरी अपनी गिटार थी, मैं 1-2 पिकअप ले गया था, तो कि हमें एक इलेक्ट्रिक गिटार, एक एम्पलीफायर और ड्रम सेट चाहिए। तो क्योंकि हमारे उस वक्त जो हमने पहली शो दी वो ऑफिस की टेबल, उसके ऊपर एस्ट्रे, चाबी, छुरी, कांटा, उससे सारा एक्सपेरिमेंट उस पर हो गया। मधुकर गुप्ता उसके, और इतनी अच्छी रिदम उन्होंने कर दी। तो हमने कही ये ड्रम सेट, तो उन्होंने 1500 रुपये की रॉयल सम हमको सैंक्शन की। फिर ये कहा कि साहब ये एकेडमी की गाड़ी के जाके तुम दिल्ली से ख़रीद के लाओ। तो हमारी एक बैचमेट है वीना सीकरी, टीवी पे अक्सर दिखाई देती है, IFS। उन्होंने कहा याकूब मैं भी दिल्ली जाना चाहती हूँ, क्या करें। तो बीट ग्रुप के मैनेजर हुआ करते थे, तो हमने कहा तो मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरह वो फेक मैनेजर, चीटिंग थी वो तो नहीं, वो चीटिंग थी, वो फेक था। तो अब आप उसमें केस न खुलवा दीजिए। ऐसा चलता, लेकिन ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। तो हमने ये जो प्लेफुल प्रैंक्स होते हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने उनको बैंड मैनेजर डिक्लेयर कर दिया। कर हम आए दिल्ली में कनॉट प्लेस में, हमने वो परचेजेस की और फिर वापस गए। बल्कि एक स्टोरी जो इसमें नहीं लिखी कि वीना सीकरी का हमारे साथ आना लाइबिलिटी बन गया। क्योंकि दिन हम एक्साइटेड तो हम तीनों ही थे, मधुकर गुप्ता, वीना, हम अपने अपने काम, हम तो परचेजेस में ज़्यादा लगे हुए थे, उन्होंने अपने अपने और काम किया। हम बहुत लेट हो गए, हमें निकलना था सुबह 9-10 बजे, शाम को 5-6 बज गए। तो हमको लाइबिलिटी वो कैसे बन गई कि इतनी खूबसूरत लड़की 21 साल की, तो हम रास्ते भर हम जगह जगह ढाबे पे तो चाय के लिए उतरते थे, वहाँ पर डर उस समय तो वैसे ही, तो हमको उसका सिक्योरिटी उस पर महसूस होता था कि ये इसको देख के देखो पीए पिलाए हुए होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक पूरी जिम्मेदारी बना। और सुबह हम 5-5:30 बजे वहाँ पहुँचे। बल्कि एक बार तो वो हमारी जो टैक्सी थी वो पटरी से भी उतर गई, क्योंकि वो भी सोने लग गया, क्योंकि वो रात का ड्राइवर था ही नहीं, वो तो दिन का ड्राइवर था, लेकिन डिले हमने कर दी थी। तो ये उसकी एक साइड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी है। मैं तो उस पर खैर आऊँगा ही, क्योंकि मैंने कहा कि आपने 100 स्टोरी लिखी है, तो 100 स्टोरीज तो और अभी खजाने में हैं। ये लेकिन आपने वीना सीकरी के रेफरेंस में कहा कि उन्होंने कहा याकूब ऐसा करेंगे, कोई और भी जो बहुत परिवार का नहीं था वो याकूब कहकर आपको बुलाता था? जी, मेरे सारा मेरे बैचमेट तो याकूब ही पुकारते। नहीं, बैचमेट तो बुलाते थे। हाँ, नहीं, पॉलिटिशियंस वो सुषमा स्वराज जी, मेरी इतनी अच्छी मिनिस्टर, इतनी अच्छी, उनसे अच्छा कोई मैंने बॉस नहीं देखा। इतनी सुपर इंटेलिजेंट एंड सुपर सपोर्टिव, इतनी बढ़िया वो मिनिस्टर थी। वो मुझे पहले दिन से, जबकि वो मुझसे 5-6 साल छोटी थी, वो 25 साल की यंगेस्ट मिनिस्टर बन के आई। यंगेस्ट मिनिस्टर उस समय देवीलाल की सरकार में आई। और कोई मुझे बता रहा था कि हिस्ट्री में आज तक इससे यंगर कोई नहीं आया। तो ये डायरेक्ट सब मिनिस्टर फॉर कल्चरल अफेयर्स लगी। मैं ऑलरेडी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड कल्चरल अफेयर्स था।
तो ये आए और 2-3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने काम को ऐसे सीखा, फिर तो ये एक्सपर्ट हो गई और बहुत अफेक्शनेट थी। और बाद में INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी बनी जी। तो ये मुझे DG दूरदर्शन लेके आई, उसकी अपनी कहानियाँ हैं, उस पर उनको पार्टी से बड़ा उसका सिरदर्द आपने बहुत किया। वो अपनी जगह है, लेकिन उनको नहीं, बता तो दीजिए, उनको लोगों ने बहुत खुद ही बताती थी कि उनको कई नेताओं ने कहा कि अरे सुषमा, दूरदर्शन इतनी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव जॉब है, तुमको वहाँ के लिए सिर्फ मुसलमान ही मिला। तो उसमें बल्कि एक शाहिद सिद्दीकी मेरे एक दोस्त हैं, वो उनकी भी बड़ी पहचान थी, उन्होंने कहानी सुनाई जो मुझे नहीं मालूम थी। मुझे बताती तो थी कि मुझसे ये फला मिनिस्टर ने ये कहा, फला ने कहा कि कोई वो लाइन, तो मैं एक्सप्लेन करती थी कि हमारा जैसा देशभक्त है तो ये उसको मुसलमान के लेंस से क्यों देखते हो। तो किसी मंत्री ने उनसे पूछा कि याकूब किसी मुस्लिम को लाए, अच्छा याकूब मुसलमान है, मुझे नहीं पता था। तो इस तरह उन्होंने उसको डील किया। तो वो शानदार औरत थी। उनके साथ बहुत काम आपने किया, मतलब शुरुआती दौर से। तो बाद में हेल्थ मिनिस्टर थी, तब भी उनके अंडर में मैंने काम किया। तो ऐसे शानदार मिनिस्टर तो बहुत कम होते हैं। लेकिन आपका कैडर रहा जो IAS का, वो हरियाणा रहा जी, जिसके लिए कुरैशी साहब ही समझते थे कि वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं है, और वहाँ कल्चरल डिपार्टमेंट आप देखते रहे, और मिनिस्टर भी आपको कल्चरल मिल गए। कल्चर की बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, क्योंकि हमने ये गुस्ताखी की थी कि हमारे जो उस वक्त के बॉस थे SK मिश्रा, जिन पे कई एपिसोड आपने कई चर्चा की, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि लाइफ में अगर आप अच्छे अफसर हो, जो हम अपने को सब समझते हैं, तो कुछ अपनी छाप छोड़ के जानी चाहिए, पर्सनल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस मैसेज को दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये जो यंगर जनरेशन है उसको समझ में आना चाहिए। तो वो उन्होंने पहले ही अपनी मीटिंग में, दूसरी में, पहले तो हमको मसूरी में आए, वो हम लोग ट्रेनिंग में थे, वो आए, हम हरियाणा कभी हम गए नहीं, हम पुराने दिल्ली वाले में तो कोई गाँव भी नहीं देखा था। तो वो 4 हम लोग थे काडर में, तो वो हमसे उन्होंने डिनर पे बुलाया। वहाँ पे मसूरी में बहुत मशहूर एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड विस्परिंग विंडोज़, जहाँ हम सब लोग भी जाते थे, उन्होंने वहाँ पे बुलाया। तो वहाँ मेरे भोलेपन में या बेवकूफ़ी में मैंने मुँह से निकला, मैंने कहा कि सर हमने सुना है हरियाणा में एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर। उस पर वो बुरा मान सकते थे, बहुत ज़्यादा बुरा मान सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत कामली लेके, और फिर अपने साथ जो अफसर गए थे उनको कहा भैया तुम ऐसे करो, वापस जाके ना इनको ये फला हरियाणा पे लिटरेचर भेजना कि हरियाणा में क्या क्या काम हो रहा है। तो वो आके गांव-गांव में बिजली 1970 में हर गांव में बिजली आ चुकी थी, जबकि पूरे इंडिया का टारगेट 50% था 2000 के लिए। 30 साल पहले बंसी लाल जी ने ये काम करके दिखाया। तो हम हरियाणा में दाखिल होने से पहले हरियाणा में हमें प्राइड पैदा हो गया, और वाकई हरियाणा वाज द मोस्ट हैपनिंग स्टेट। इवन मुझे याद आता है, आपने तो खैर उस पर काम ही किया है कि जो ये जो टूरिज्म वाले जो सेंटर्स बने थे, होटल्स वगैरह, वो भी सब हरियाणा में उस पर बड़ा काम हुआ था। और मैं क्योंकि उस समय बहुत ट्रैवल करता था, तो याद है कि वो सब बर्ड्स के नाम पर, यस, वो SK मिश्रा ही के वो था, क्योंकि वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। बंसी लाल जी ने सारा ये इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन का मिश्रा जी पे छोड़ा था, और वो अब जैसे स्काउटिंग करके हमको मसूरी में किसको कहाँ लगाना चाहिए प्लान करके आए। और ये इन्होंने पूरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स और बर्ड्स के नाम पे, तो उसे बहुत से लोगों में बर्ड वॉचिंग का इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो क्योंकि ये आपने इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं हरियाणा जब ट्रैवल करता था उस समय शूट करता था, हम अपने प्रोग्राम परख के लिए करते थे। तो ये बात मुझे बार बार रजिस्टर की, क्योंकि देश भर में घूमा कि केवल वो हरियाणा की स्टेट थी जिसमें बर्ड्स को लेकर बर्ड को लेकर था। हाँ, इसमें देखिए 100 एपिसोड नहीं, वो नहीं है, लेकिन मुझे याद आया हरियाणा 100-150 एपिसोड तो अभी भी मेरे दिमाग में है, हो सकता है अगली किताब में आ जाए। तो आपने SK मिश्रा साहब का भी जिक्र किया। SK मिश्रा साहब की आपने बहुत तारीफ़ की, आपके बॉस भी रहे हैं, और आपने लिखा कि चीफ मिनिस्टर के केवल लिख देते थे कि भाई चीफ मिनिस्टर ने देख ली फाइल तो वो चल जाता था। अब वो कुरैशी साहब के बॉस रहे हैं, कुरैशी साहब बहुत पसंद करते हैं। ये पॉजिटिव बात है कि एक चीफ सेक्रेटरी पर चीफ मिनिस्टर भरोसा करता है, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत रिस्की काम है किसी चीफ मिनिस्टर के लिए? नहीं, ये रिस्की काम नहीं है, जैसा कि शुरू में लगा होगा लोगों को, क्योंकि वो लिख देते थे CM has seen, ये CM has approved, जबकि CM को पता भी नहीं कि कौन सा फाइल उन्होंने किया, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात थी। बल्कि इसमें एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था
कि इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन बैठी जिन्होंने बंसीलाल और बाकी सारे लीडरों की जो एट्रॉसिटीज़ थी उनको इन्वेस्टिगेट किया। उसमें जस्टिस शाह ने पूछा बंसीलाल से, बंसीलाल जी ये मिश्रा ने लिखा है सीएम एज अप्रूव, सीएम एज सीन, इज इट योर सिग्नेचर? उसने कहा जहां मिश्रा ने लिखा है सीएम एज सीन, दैट इज माय सिग्नेचर, नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो ये उनका ट्रस्ट और फेथ था। मैं भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, मैं भी यही करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सीएम इग्नोरेंट हो मैं कर दूं। हम सीएम को बता के करते थे, दबानी बातचीत करके ब्रीफ साथ ले जाते थे कि ये केस है और अपने नोट कर लिया, बाद में हम टाइप करा के ये फाइल भेजते थे। तो इनकी जो पावर थी, इन्होंने पहली मीटिंग में जब हम चंडीगढ़ आए तो इन्होंने एक बात कही जो जिसका जिंदगी भर उसकी छाप रही मेरे। उन्होंने कहा कि देखो बड़े अफसर तो तुम हो, आईएएस में हो, और जो सरकारी काम है वो तो सरकार तुमसे डंडे चला के ले ही लेगी। ठीक है, तुम्हारी जो खूबी है ये होगी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर छोड़ के जाओ जिस पे तुम्हारा छाप हो कि ये मेरी वजह से हुई। तो ये नहीं कि आप बेसिक्स को इग्नोर करो, बेसिक्स तो करने ही करने। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं अंडर ट्रेनिंग ही था, मैंने वहीं से इतना इंटरनलाइज हो गया, जानबूझ के करने की कोशिश नहीं की, सब नेचर बन गई, नेचर में हो गया, वो नेचर हो गई। तो वो एक कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी आई दिल्ली में, वहाँ करनाल में मैं अंडर ट्रेनिंग था। उस ज़माने में बंसीलाल जी ने और मिश्रा जी ने हम सबको डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भी लगा दिया था। तो उस ऑफिस में हमारे पास चिट्ठी आई कि साहब एक पानीपत में एक पोइट थे अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, उनके बारे में लिखो कुछ, एक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। तो एक पैराग्राफ की हिंदी में एक पैराग्राफ जा रहा था, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, ऐसे थे वैसे थे अच्छे। तो मैंने सोचा कि यार ये एक पैराग्राफ तो उनको जस्टिस नहीं करता, ये तो बहुत बड़े आदमी थे, तो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने औरतों के लिए क्या कुछ किया, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी, क्या कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कि इस पर किताब लिखते हैं, और मैंने उस वक्त के जो टॉप राइटर्स और स्कॉलर्स एंड गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर सबसे लिखवाया। इंदिरा गांधी का पर्सनली साइन मैसेज, वीवी गिरी प्रेसिडेंट के साइन मैसेज, वो सारे कहता है। वो किताब आज भी सैयदा हमीद जो उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, वो उसको इतने प्राउडली दिखाती हैं कि देखो ये कुरैशी, उसका एक प्राउड और कि एमएफ हुसैन साहब का उस पर अच्छा एमएफ हुसैन, चूँकि एमएफ हुसैन थे उन दिनों मेरी दोस्ती हो चुकी थी। एमएफ हुसैन साहब से मैंने कहा कि साहब इसका आप हाली साहब का एक पोर्ट्रेट बना दो। उन्होंने बड़ी खूबसूरत ग्रीन एंड ब्लैक में वो बनाई, वो छपी हुई है उसमें, और कोई एक पैसा उसमें मेरा नहीं लगा। और लेकिन एक कोई क्रिएटिव चीज़, वरना ट्रेनिंग करने वाले तो इतने अफसर आगे चले गए, क्या छोड़ के गए, लेकिन वो मेरी एक लेगेसी लाइफ लॉन्ग हो गई। तो हर जॉब में मैं भी कुछ ना कुछ छोड़ के निकला हूँ। और एंड में इलेक्शन कमीशन में तो मैंने 4 मेजर अचीवमेंट ऐसे किए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की दुनिया में रेपुटेशन है वो सिर्फ उस मिश्रा जी के सेंटेंस की वजह से मैं करके निकला। इलेक्शन कमीशन पर आएंगे, लेकिन आपने एमएफ हुसैन साहब का जिक्र किया, हाली साहब का जिक्र किया। एमएफ हुसैन साहब को कुछ ज़्यादा तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया कि आप हरियाणा में हो गए तो पवेलियन बनवाने के लिए भी एक इतने बड़े आर्टिस्ट को कैसे आपने यूज़ किया, और फिर कैसे बेकदरी उनके काम की हुई है। आपके रहते हुए नहीं हुई, लेकिन सरकार में हुई। नहीं, वो बेकदरी कोई डेलिबरेट नहीं थी, लेकिन हम उसकी कीमत ही नहीं समझते। कीमत नहीं समझे, बस यही हुआ, क्योंकि ये सरकारी एक लिमिटेशन होती है, ट्रांसफरेबल पोस्ट होती हैं। हुआ क्या कि कांग्रेस का सेशन इमरजेंसी के दौरान मटौर में, ये चंडीगढ़ के पास वहाँ पे हुआ। तो जहाँ पे ये मटौर मतलब मोहाली के पास, हाँ। तो वहाँ पे ये हुआ, तो वहाँ पे हमने हरियाणा, पंजाब, सारी स्टेट के पवेलियन लगा करते थे। उससे पहले असम में हुआ था, असम में भी जाके हमने लगाया था। और हरियाणा पवेलियन हमेशा बहुत कामयाब होता था, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला ही करता था। तो उस चैलेंज में कि अब हमने कहा कि इसमें क्या नई चीज़ करें, तो 2 नई चीज़ हमने करी कि एक तो 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी का उस वक्त बड़ा मशहूर था। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक वो बना दीजिए, म्यूरल बनाइए 20 पॉइंट प्रोग्राम की। तो उन्होंने इतने ह्यूज म्यूरल, हर पॉइंट के ऊपर एक बड़ा प्लाईवुड पे वो काट के वो लगा के वो बहुत खूबसूरत म्यूरल बन गई। फिर दूसरे हमने उसका जो इंटीरियर का सारा काम भी हमने उन्हीं को दे दिया, और उनका जो कोटेशन हमने रूटीन में उनसे एस्टिमेट मांगा 50 रुपये स्क्वायर फुट। तो बल्कि मैंने लिखा भी शायद उसमें
हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो तो ऑफिसर में। कोटेशन से चलता है कि साहब आपने कोटेशन लिए नहीं, आप मुझे क्या मालूम एम.एफ. हुसैन क्या चीज़ क्या है क्या चीज़ है। तो बहरहाल खैर वो हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला एज एक्सपेक्टेड। फिर बहुत साल बाद हुसैन साहब मेरे पास आए कि कुरैशी साहब, वो मैंने जो म्यूरल बनाई थी वो आपके पास कहीं पड़ी होगी, तो आई वांट टू बाय इट बैक, उस प्राइस पे जो आपने मुझे दिए थे वो मैं आपको देने को तैयार हूँ, मुझे दे दीजिए। तो अब मैं तो मूव करके कितने डिपार्टमेंट में ही कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। अब वो उन्होंने जैसे एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद सारा माल मसाला कबाड़ में बेचा जाता है, वो उन्होंने कबाड़ वबाड़ में बेच बाज दिया होगा, उसकी वैल्यू को हमने नहीं समझा। बल्कि मैं भी गुनाहगार हूँ कि मैंने जो म्यूरल छोटी सी अल्ताफ़ हुसैन हाली की, हाँ। वो प्रिंटर से मुझे वापस लेनी चाहिए वो थी, भी नहीं मिली आपको? वो नहीं थी। वो उसके उन्होंने भी कई साल लगाए छापने छुपने में, उस इतना टाइम लैप्स हो गया, मेरी मेमोरी को बहुत अच्छी थी भी नहीं जो मैंने लिखा है, तो मैं उसको फॉलो अप नहीं कर पाया। वो मुझे लॉस है कि अगर मेरे पास होती तो उसकी बड़ी वैल्यू लेकिन होती। सर एक कंट्रास्ट में देख रहा किताब में कि एक तरफ एम.एफ. हुसैन साहब हैं जो मुराल बनाते हैं हरियाणा पवेलियन के लिए, और एक तरफ है गोल्डन क्लर्क। ये बहुत बड़ी बोल्डनेस की बात है, ये खुदा ने मुझे और दोनों तरफ ही आपके लिए रिस्क थी। दोनों तरफ रिस्की था, दोनों तरफ रिस्की था। तो ये क्या हुआ कि हरियाणा पवेलियन जो दिल्ली में है ट्रेड फेयर में, वो प्रगति मैदान वाला जो प्रगति मैदान वाला 1972 में उसकी बिल्डिंग ऐसी शानदार बनी थी, वो इस तरह स्पाइरल वगैरह होते कई फ्लोर, तो उसकी वजह से उसको कई साल प्राइजेज मिलते गए। लेकिन हम उसकी एक लिमिटेशन है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट मैच बॉक्स टाइप का आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें तो आप लिबर्टी लेके बहुत कुछ नई शक्ल बना सकते हैं। इसको आप क्या नई शक्ल दे सकते हैं, तो यू आर बाउंड उस शेप से। तो हमने कहा कि क्या नई चीज़ करें जिससे हमको प्राइज़ मिले। तो मैं थी सुंदरी श्रीधर आने थी, त्रिवेणी कला संगम की डायरेक्टर थी, फाउंडर थी, डायरेक्टर थी, मेरे बहुत करीब थी। तो मैंने कहा आंटी मुझे एक अच्छा सा ऐसा आर्टिस्ट बनाइए, बताइए जो मेरे पवेलियन को रीडिजाइन कर सके। तो उन्होंने कहा कि नरेश कपूरिया। मैंने कहा ये कौन है? कह लेंगे मेरे दफ्तर का क्लर्क। मैंने कहा आंटी आप क्या कह रही हैं? कह लेंगे मैं तुमको एश्योरेंस देती हूँ कि इतना क्रिएटिव लड़का है वो तुमको बहुत क्रिएटिव चीज़ बना के देगा। तो ये बड़े गट्स की बात थी और बड़ी हिम्मत की बात थी कि इस पे तो इंक्वायरियाँ हो जाती हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट, बहुत बड़ा। लेकिन और आपके तौर पर भी मैं एक ऑफिसर के तौर पर सोचता हूँ कि जो एक बार डिजाइन करवाता हूँ एम.एफ. हुसैन से, और एक बार आ जाए नरेश कपूर पर, नरेश कपूरिया पे, तो एग्जैक्टली तो नरेश कपूरिया ने ऐसा कोई उन्होंने जापानीज स्टाइल गार्डन वार्डन ये बना के और हमको गोल्ड मेडल वहाँ का मिल गया। अच्छा, मेरे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते थे एक IAS अफसर, बड़े अच्छे अफसर हैं वो, डॉक्टर के खंडेलवाल। तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो IAS में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में और काफ़ी हद तक सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वालों को सर्विस में लेते थे, क्योंकि उनका विजन ब्रॉड होता है, इंजीनियरिंग का स्किल बड़ा टनल विजन होता है। तो एक दिन मेरे पास नरेश कपूरिया रोता हुआ आया, सर मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, बच्चों की तरह रोता, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहने लगे जी खंडेलवाल आप मुझको लाए थे एज एन आर्टिस्ट, खंडेलवाल मुझको कारपेंटर की तरह मुझे मेरे हर चीज फीते से नाप रहा है, तो ये तो मेरे साथ ही आती इंसल्ट है मेरी। तो मैंने खंडेलवाल को बुलाया, मैंने उनको समझाया कि देखो बेटा ये इसकी जो ये अलग आर्ट अलग चीज़ है, आर्ट को यहाँ से मेजर करते हैं, फुटों से नहीं करते। और आई मस्ट से खंडेलवाल से अगर आपकी कभी बात होगी ना, वो खुद कहते हैं कि कैसे अब आपके उस डायलॉग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो इतने क्रिएटिव आदमी, साइंस वाले लोग ज़्यादा फोकस तरीके से दे नो मोर एंड मोर ऑफ लेस एंड लेस, वी नो लिटिल ऑफ एवरीथिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट का फर्क है। तो उस डायलॉग से ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कि बहुत से हो सकता है खंडेलवाल उससे ऑफेंडेड फील कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक जिंदगी का लेसन ले लिया। हमेशा जब मिलते हैं तकरीबन हर बार वो ज़रूर याद दिलाते हैं कि सर आपने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, जैसे ही मिश्रा जी ने मेरी की थी।
तो ये इसी हरियाणा तरह पर विजडम दो पास बात ऑन और होता है। करना चाहता हूँ मैं हरियाणा, क्योंकि आप हरियाणा कैडर में लंबे समय तक ऑफिसर रहे और वहाँ पर काम किया आपने। आप हेल्थ को भी देखते रहे, वहाँ पर मेडिकल हेल्थ भी देखा आपने। इमरजेंसी का जिक्र किया, बंसीलाल तो इमरजेंसी के वक्त चीफ मिनिस्टर रहे, बंसीलाल विलन भी रहे इमरजेंसी की, जैसे आपने शाह कमीशन का जिक्र किया। आपने वहाँ फैमिली प्लानिंग का जिक्र किया, फैमिली प्लानिंग पर आपने काम किया, लेकिन इमरजेंसी का सबसे बड़ा धब्बा फैमिली प्लानिंग रहा। क्या मैं ये मानूं कि जब कुरैशी साहब अफसर रहे तो जातियाँ हुई या नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं क्वालिफिकेशन कर दूं कि फैमिली प्लानिंग तो एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट स्टेट का होता ही था। मैं सोनीपत में एसडीएम लगा 1973 में, इमरजेंसी से 2 साल पहले, और उस 2 साल में मेरे तो फर्स्ट पोस्टिंग एक तरह से थी, फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो मेरे ज़िले ने पहले साल टॉप किया हरियाणा में, दूसरे साल टॉप किया, और कोई इमरजेंसी नहीं है अभी, ठीक है। यानी हमने कोई ज़्यादतियाँ नहीं की थी, हमने सिर्फ इंसेंटिव रेड क्रॉस से पैसा लिया, मोटिवेशन की, ये की, वो की, इतना करते चले गए। इमरजेंसी लगी जून में, और मैं जुलाई में वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चंडीगढ़ चला गया। तो इमरजेंसी की वजह से एक्सेसेस में मेरा कोई रोल नहीं रहा, उससे मैं बच गया, मैं चंडीगढ़। लेकिन मेरा एक गिल्ट ज़रूर है कि मैं चला गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन, सेंसरिंग ऑफ ऑल द रिपोर्ट वो मेरे हिस्से में आ गई। तो वहाँ बैठ के ट्रिब्यून को जो कुछ जाता था या जो भी अखबार थे वो, मतलब सेंसरशिप तो खूब हुई इमरजेंसी में। सेंसरशिप खूब हुई। और ये भी आप मान रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग में भी ज्यादती बहुत हुई? फैमिली प्लानिंग में ज्यादती बिल्कुल हुई, क्योंकि लोग डर के मारे, क्योंकि वो संजय गांधी दिल्ली में उनकी का ये वो था ब्रेन चाइल्ड, जो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के यंग लोगों को, अनमैरिड लोगों तक को लोगों ने करा गुरु दिया, जिस वजह से कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। सिर्फ इमरजेंसी में क्योंकि एक ही ज्यादती थी जिसकी वजह से वो हारे। आप पुरानी दिल्ली गए तो उसमें तुर्कमान गेट भी है। तुर्कमान गेट, तुर्कमान गेट की पूरी डिमोलिशन हुई, वो ब्यूटिफिकेशन का एक कैंपेन चला था, उसमें तुर्कमान गेट बिकेम एन आइसोर। तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको तोड़ने ताड़ने के लिए डिमोलिशन की गई। सर, हरियाणा के 4 बड़े नेताओं के साथ आपने कहेंगे, मेरे ख्याल से वो 4 ही बड़े नेता हुए हैं। जी जी, बंसीलाल हैं, देवीलाल हैं, भजनलाल के साथ भी किया, और फिर चौटाला के साथ भी किया। चौटाला साहब के साथ। इसके बाद तो मुझे हरियाणा का कोई नाम ही याद नहीं आता। हाँ, मतलब बड़े नेता के तौर पर ऐसे आप चीफ मिनिस्टर गिनाते रहेंगे तो गिन लूंगा मैं। कहेंगे, लेकिन ये उस स्ट्रेचर के, आप ठीक कह रहे हैं, तो इनके साथ। और उसमें क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं, सबके साथ मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन सबसे मेरा अच्छा ही था, क्योंकि उसकी वजह से। लेकिन बंसीलाल के बाद काम करना अपने आप में भी एक मुश्किल काम होता है। देखिए, उसकी वजह मैंने जो एक चीज़ जो मेरे लिए लेसन है और दूसरों को, कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अपने काम से काम रखिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लीजिए कि वो मोर लॉयल देन द किंग बनने की कोशिश न कीजिए। अब मुझे याद है कि जब में तो यही सीखते हैं सबसे पहले मेरे ख्याल से। देखिए, अच्छा, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स की ही कमी होती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने जो फैमिली प्लानिंग के टारगेट पूरे कर लिए थे, तो हमारी जो सेक्रेटरी थी हेल्थ की, वो एक लेडी थी, अनमैरिड लेडी थी। तो अनमैरिड लोगों को मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम का पता नहीं होता। तो वो बड़ा, उसमें हमें बड़ा गुस्सा आया। वो वहाँ पे कह रहे, क्या चीफ मिनिस्टर से इंसिस्ट कर रहे हैं, सर टारगेट और बढ़ा दीजिए, मैं अचीव करा दूंगी, टारगेट और बढ़ा दीजिए। वो कह रहे हैं कि नहीं मैडम, हो गया, बहुत हो गया, आपने फुल कर लिया, हरियाणा आ गए, उसको ना बढ़ाइए। तो एक ब्यूरोक्रेट ही उल्टा उनको पुश कर रहा था। तो इस वजह से भी कुछ ज्यादतियाँ होती, क्योंकि जो बनारसी दास गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, वो अपोज कर रहे थे कि भाई जब तुमने कर लिया, टारगेट हो गया, अब आगे बढ़ो। तो बहरहाल इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ज्यादतियाँ तो हुई थी, उसकी सजा भी पाई स्टेट ने और लीडर्स ने। तो और आगे किसी की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ विजय जी, अगले 30-35 साल तक फैमिली प्लानिंग की कोई बात हो गया, बात करने को कोई लीडर तैयार नहीं था। फिर मुझे एक किताब लिखनी पड़ी कि साहब, फैमिली प्लानिंग जैसा इंपॉर्टेंट टारगेट आप पॉलिटिकल रडार से हट जाए, बड़ी गलत बात है। और उसमें मैंने ये बताया कि किस तरह फैमिली प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। तो इसलिए उसको वो तो फिर हमने एक एनालिसिस भी करा। ऐसा अफसर हो जो कंडोम सेलर के तौर पर जाना जाए। जी, जी।
अब वो होती है इस किस्म के मुझे खुराफात के ये नए नए अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं मुझे आते रहते थे। तो मुझे ये हुआ कि जब नैको में था, नेशनल एज कंट्रोल में, तो वहाँ पे 3 टारगेट ग्रुप्स हमारे थे जिन पे फोकस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी होती थी। ट्रक ड्राइवर्स, सेक्स वर्कर्स और मेन हैविंग सेक्स विद मेन। तो इन 3 के लिए तो ट्रक ड्राइवरों की बात करते हुए हमें हुआ कि क्यों ना हम कोई एक कॉन्डोम इन्हीं के लिए ऐसा इवॉल्व करें, उसका नाम ऐसा दें जिसको उनको ओनरशिप और प्राइड महसूस हो कि हमारा है। तो मैं ट्रकों पे देखा करता था, आज तक भी आप देखते हैं ना, यूज डिपर एट नाइट। 40 लाख उस जमाने में ट्रक थे, अब तो 90 लाख है, 9 मिलियन, हाँ 90 लाख। तो यूज डिपर एट नाइट, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा नाम है, ये लाइन बहुत अच्छी है, कनेक्टिंग लिंक। तो हमने कॉन्डोम का नाम ही डिपर, हमने उन्हें HLL जो थी हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, वो मेरे अंडर में थी। अच्छा। हिंदुस्तान की सरकारी कंडोम तो सरकारी कंपनी के ना। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि साहब मेरे लिए ये एक तो डिपर नाम का कॉन्डोम बना के दो, और एक मैंने दूसरा साथ साथ बनाया वो पति पत्नी। और वो उस जमाने में बड़ी मशहूर फिल्म थी कि किस तरह, क्योंकि यूज सब करते हैं लेकिन केमिस्ट की दुकान पे खरीदते में शर्म आती है, इधर देखते उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, और कि भाई ज़रा वो देना, लेकिन नाम ही इसका वो रख देते कि भाई ज़रा वो देना, दबंगों के। तो अब ये मेरे तैयार हो गया, आ गया, बॉक्सेस वॉक्सेस आ गए मेरे में। एमिलिया जेंटलमैन न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो मेरे पास इंटरव्यू करने आई, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने जब डब्बे देखे वो हैरान कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने तो न्यूयॉर्क टाइम्स की फर्स्ट पेज 8 कॉलम स्टोरी ये बना दी, तो जो मैंने इसमें उसके फोटो छापा है। तो मेरे पास एक दिन सुबह 6 बजे फ़ोन आता है इंडोनेशिया से, मेरी बैचमेट है नवरेखा शर्मा। वो निन्नू ने देखा, याकूब तूने इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल नाम इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून होता था, तो तुमने देखा है? मैंने नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं, वो मेरे पास कहाँ आएगा यहाँ। तो कहने लगे उसमें तुम्हारा नाम है कॉन्डोम सेलर। तो मैंने फिर मंगा के जब देखा तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में मोर लॉयल देन किंग लोग होते हैं, बहुत सारे अफसर होते हैं, बल्कि उनको लगता है कि यही एक काम है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। लेकिन एक अफसर ऐसा है जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग में साफ साफ बोलने की हिम्मत करता है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी? जनार्दन पुजारी साहब के साथ जो आपने किया। अच्छा, वो नहीं, वो तो दूसरी, साफ साफ बोलने की हिम्मत, मैं तो सबसे, मतलब वो बड़ी घटना है, मैं बड़ी घटना है वो, आपने ठीक पकड़ी। हुआ क्या था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 ड्रग कंट्रोल से डील करने के 2 डिपार्टमेंट है। एक तो इन्फोर्समेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, एक इसके बारे में एजुकेशन जागरूकता फैलाना, वो मेरा जिम्मेदारी थी। तो हमारे पास पार्लियामेंट क्वेश्चन इस पर आते थे कि भाई ये ड्रग की कितनी प्रॉब्लम है। तो हमने कोई 10-12 स्टडीज़ मुझसे आने से पहले 15 के करीब हुई थी, उनमें कि नहीं जी हमारी तो सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स लाइक टोबैको भी ज़्यादा नहीं है। तो हम वो जवाब दे करते थे कि स्टडीज़ बताती हैं कि ऐसी सीरियस प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, वो परेशानी नहीं है। हम भी उसका गिल्टी था, मैं भी वही रिपोर्ट दे दिया करता था, वही रिपोर्ट हमारे सामने थी। एक दफ़ा लेकिन मेरी एक आदत जो थी जिसका मुझे बहुत जगह फ़ायदा हुआ कि मैं हर चीज़ को ज़रा प्रोब करता था, डेप्थ में जाता था। मैं एक दिन कि यार ये जो प्रॉब्लम होती है, डी एडिक्शन क्लिनिक क्या होते हैं, तो जीबी पंथ में उनका डॉक्टर का मैंने नाम भी लिखा है कि उनको कांटेक्ट किया, जो वहाँ पे जीबी पंथ में डी एडिक्शन क्लिनिक चलता था। तो मैं वहाँ गया, उसने मेरी नज़रिया बदल दिया। वहाँ पे कोई 70 के करीब पेशेंट खड़े हुए, ज़्यादातर गरीब लेकिन इवन बेटर ऑफ ऑल्सो। फिर मैंने पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखी स्मैक क्या होती है। वो छोटी छोटी होम्योपैथी की शीशियाँ होती है ना, उस शीशी में 1 ग्राम की उसकी कीमत होती थी 70 रुपये उस वक्त, और रोज़ाना कम से कम 1 डोज अगर चाहिए तो 2100 रुपये। जबकि उनकी हमने देखा कि एवरेज इनकम 500 रुपये थी। तो 500 रुपये वाला 2100 की हैबिट को कैसे सपोर्ट करेगा? तो वो चोरियाँ करता था इधर की उधर की। अगर आपके छोटी छोटी चोरियां करता था, वो बड़ा चोर नहीं था, वो आपके गाड़ी उसकी जरूरत की, जो उसकी डोज के लायक हो जाए, वाइपर चुरा लिया, आपकी लाइट चुरा ली, ये करके करके उस तरह गुजारा करते थे। तो जब मैंने ये इतना देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है।
और इसको तो हमें उतनी ही सीरियस थे। तो एक दफ़ा हमारे कॉलिंग अटेंशन मोशन आ गया इस इशू पे, तो बुला लिया हमको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जनार्दन पुजारी थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS से वो MOS से वो, उन्होंने बुलाया और उसमें कस्टम्स के एक बड़ा शार्प और ब्राइट मिनिस्टर के तौर पे भी मैंने देखा उनको। मेरी एक आध मुलाकात हुई, यंग थे उस समय, तो 40-45 साल के रहे थे वो MOS से। जी। बहुत ज़्यादा मुझे उनकी मेमोरी तो और कोई नहीं है सिवाय इस मीटिंग के। तो खैर इन्होंने हमारे कस्टम वाले, नारकोटिक्स वाले, ये होम मिनिस्ट्री वाले, सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, उस पर ड्राफ्ट करके लाए थे वो कॉलिंग अटेंशन मोशन, वही कि जी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। जब मेरी टर्न आई मैं प्रभावित हो गया बता, तो मैंने कहा कि सर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूं? तो वो उनको बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया एकदम कि क्या मतलब है और क्या चाहता हूँ, सच तो। मैंने कहा साहब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो ये सब जो कुछ आपने सुना ये सब झूठ है, ये गलत है। सिचुएशन ये है कि हम डायनामाइट पे बैठे हुए हैं और इसको अगर हमें डील करना है तो हमें इसको ओन करना चाहिए, बजाय इसके हम डिनाई करें और लोगों पे डाल दें, लोगों की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी हम सब की, कि हमारे बच्चे हैं, हमारे सिटीजन हैं, हमारे वो हैं। तो उनको ये इस बात ने इतना प्रभावित किया, उन्होंने उसको कॉलिंग अटेंशन का ड्राफ्ट जो था वो फाड़ा। उन्होंने कहा ये लड़का ठीक कह रहा है, और उन्होंने अपना बयान जो पार्लियामेंट में दिया एडमिट करने वाला कि येस आई एडमिट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू डील विद इट टुगेदर, और आप भी कोऑपरेट करो। तो ये तो हमारा रवैया ही नहीं रहा, सरकारों का और राजनेताओं का ये रवैया तो कभी नहीं रहा, कभी नहीं था। एडमिट करना हमारे लिए एग्जैक्टली और बल्कि उसमें डिनाइल मोड में हम रहते हैं। एक तो एडमिट करना डिनाइल मोड में रहते हैं, ये सही है। डिनाइल मोड में रहते हैं कि अगर आप किसी के बच्चे को बताएं कि ये बहन तुम्हारे लड़के को मैंने फला देखा था, तो ज्यादातर चांसेस है कि आप ही के थप्पड़ मार देगी कि जी मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, है ना, जो नहीं भी जानती होगी, नहीं भी जानती, लेकिन डिनाइल रहेगा, लेकिन डिनाइल रहेगा कि मेरे यहाँ तो ये हो नहीं सकता। यहाँ तक था बल्कि एक बड़े लीडर थी, स्पीकर भी बनी। एक दफ़ा नेशनल एड्स डे हो रहा, 1 दिसंबर को होता है, राजदीप सरदेसाई की शो, मैं उसमें गया DG ने को, तो मुझे उसने एक सरप्राइज़ दिया। उसने कहा कि कुरैशी साहब इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि आज सुबह हम पार्लियामेंट गए थे और हमने कुछ लोगों से बात की MP से, तो कहता आपने एड्स के बारे में सुना है? तो कि जी नहीं जी हमारा तो कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है। और हमारी जो स्पीकर साहब थी उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने कहा कि साहब जब तक हमारे दिल में राम का नाम है हमें एड्स छू नहीं सकती। उसने कहा आप बताओ आप क्या कहते हो? अब मेरे लिए डायलेमा, मुझे 30 सेकंड में ये डिसाइड करना है कि अगर मैंने कह दिया कि वो बहुत गलत कर रही है तो मेरी नौकरी खतरे में, और अगर मैं कहूँ वो ठीक कह रही हैं तो मैं गधा, झूठ है, मैं बिल्कुल, है ना, फिर लोग मुझे कहेंगे कि यार कैसा पागल आदमी है। अब उन MPs को मैं बुरा भी नहीं कह सकता और उनको डिफेंड भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसको दर्ज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई ये आपने जिनसे बात की वो उनका ये भी होगा, लेकिन वाकई एक MPs का एक फोरम था जो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा था। मैंने उस तरफ आर्गुमेंट लेके उस करके अपना जान बचाई। सर UPSC के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, अक्टूबर 26 में मेरे ख्याल से 100 साल हो गए। तो मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में UPSC बनी अफसरों के लिए। वो गोरे अफसर आज भी गोरे ही बने हुए हिंदुस्तान में मोटे तौर पर। ये ट्रेनिंग का पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है क्या हमारा, मतलब ईमानदारी का? कुरैशी साहब होंगे, कुरैशी साहब जैसे कितने 100 अफसर हैं, 100 मेमोरी और लिख देंगे। जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसका रंग चमड़ी का बदल गया होगा, दिमाग का नहीं बदला है। मैं थोड़ा विजय जी आपसे डिसएग्री करूँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे जो सर्विस की कॉम्पोजिशन ही बदल गई। पहले तो बिल्कुल ही इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ट फैमिलीज़ के टॉप स्कूल्स में, दून स्कूल वगैरह के पढ़े हुए ये लोग होते थे, पूरा एलिट क्लास था। वो तो कंपोजिशन बदल गया। अब तो गांव के लोग और बहुत सारे, फिर इंजीनियरिंग पहले अलाउड नहीं था, इंजीनियर हर किस्म के लोग, और बहुत गरीब फैमिली से आने वाले, किसी को रिक्शा वाले का, किसी किसान के बेटे बच्चे इस तरह आने लगे। तो वो कल्चर तो काफ़ी बदल गया, और पॉलिटिकल हालात भी बदल गए कि इस किस्म की अगर कोई कोशिश करेगा तो वो पॉलिटिकली उसको निकाल के फ़ौरन फेंकेंगे। और ट्रांसफ़र तो सबसे बड़ा वेपन पॉलिटिशियन के हाथ में होता है। आपको 2-4 जगह ट्रांसफ़र कर दिया, पैक करके आप जा रहे हैं, इस बच्चे को स्कूल से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं,
ये सबसे बड़ी तो punishment बॉस तो होती है। वॉइस रॉय हैं अभी। हाँ, लेकिन कुछ अभी भी अगर कुछ में एरोगेंस है तो वो एक्सपोज भी होते हैं, टाइम टू टाइम होते हैं, लेकिन ये एरोगेंस लेकिन लॉयल्टी फैक्टर तो कम नहीं हुआ या हुआ कम? लॉयल्टी फॉर बॉसेस, पॉलिटिकल बॉसेस। नहीं, वो थोड़ा सा शमशागिरी का माहौल ज़रा ज़्यादा हो गया कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए वो उनको ट्रूथ बताना नहीं चाहेंगे। वो कहेगा कि जी इस वक्त बड़ी अंधेरी रात है, हाँ जी बहुत अंधेरी रात है। वो कहेगा जी ये बड़ा दिन है, हाँ जी बहुत बड़ा राजा बोला रात है, बस जो एग्जैक्टली जो रानी बोली रात है, रात है। वजीर बोला रात है, और ये सुबह सुबह की सुबह बात। की बात है। ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। तो ये कल्चर तो काफ़ी बढ़ गया है कि आप खुशामद करते रहिए। तो क्योंकि प्राइवेट कन्वर्सेशन में जो बताते हैं वो दफ्तरों में उनकी लैंग्वेज कुछ दूसरी होती है, जो अफसोस की बात है। तो ऐसा क्यों है? क्या लेकिन कोई सारे नहीं है। ट्रेनिंग मैं की ये बता प्रॉब्लम? दूं कि नहीं, बहुत सारा तो सर दुनिया में कुछ नहीं कुछ होता। भी हम नहीं है। एक जनरलाइज जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मोर देन 50%। मैं Yes. 190% भी नहीं कह रहा, मोर देन 50%। फेयर है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम आजकल के IAS अफसर क्योंकि कर रहे हैं। IIT वगैरह से वो इतने हमसे ज़्यादा ट्रेनिंग लेके आते हैं, बढ़िया इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर देते हैं इलाके में, ये भी करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि फर्स्ट 10 ईयर्स अगर कोई शख्स अपने को डिसिप्लिन में रखेगा और अपना एक कैरेक्टर बना लेगा। छाप बना लेगा, तो वो उसको अगले 35 साल 25 साल अच्छे उसके निकल जाएंगे। और लेकिन जो फर्स्ट शुरू 10 में ही years शुरू में ही पहले बेईमान, 2 साल में ही अब बेईमानी जो है ना वो बहुत बढ़ गई। हमारे वक्त में 100 में 1 बेईमान होता था, तो सबको मालूम होता था कि ये बेईमान है, और उसको लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट अवॉइड करते थे। अब प्रोपोर्शन बहुत ड्रास्टिकली बदल गया। सर एक IAS पे, UPSC पर ही एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। हमारा जो UPSC, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हुई था ना, UPSC में जो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास एक ही सिस्टम से IAS आते हैं, IPS आते हैं, IFS आते हैं। ये 3 बड़े ओहदे वाले अफसर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों की डीलिंग अलग अलग तरीके की होती है। तो केवल मार्क्स जो हैं वो आपकी डील को, अंडरस्टैंडिंग को बदल देते हैं। नहीं, देखिए बेसिकली एग्जाम व्हाट इज द क्राइटेरिया अबाउट दैट? जी, अब बेसिक पर्पज इस पूरे एक्सरसाइज का, आपकी लियाकत तो एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स वो तो ठीक कुछ है, भी ना, तो हाँ, वो हो गई वो, कि हाँ। भाई आपका जो लियाकत है वो तो कुछ तो पढ़ाई लिखाई नॉलेज कितनी सब जगह, दूसरा पर्सनालिटी। तो UPSC के जो इंटरव्यू वगैरह होता है, ये सिर्फ दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। ये सिर्फ रिफ्लेक्सेस देखने के लिए कि कैसी सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करेगा। अब जैसे मैं कुछ दिन 4-5 साल बायजू के लिए मॉक इंटरव्यू, बड़ा एक डायलेमा होता था बच्चों का भी और हमारा भी, कि भाई बताओ जैसे आज की सरकार पे कमेंट करते हुए, कैसे तो अब वो बड़े डर 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 के बोले, और बल्कि पूछते पीछते सर हमें क्या जवाब देना चाहिए। हमने कहा भाई वो सवाल हमारे पास भी कोई इसका स्ट्रेट जवाब नहीं है, कि अगर आपने सच सच बोल दिया तो आपको निकाल दिया, बाहर कर देंगे, और अगर आपने झूठ बोला तो उससे इंप्रेशन ख़राब होगा कि आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। तो इसलिए उसको आप बैलेंस करने की कि जी दोनों वर्जन होते हैं, दोनों साइड को समझना चाहिए, थोड़ा उसको आप अपना दिमाग लगाइए कि दिमाग क्या लगाइए फैसला कि करना किस तरह इसको हैंडल करें। तो वो हर शख्स अपनी अपनी काबिलियत से उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। सर पॉलिटिकल बॉसेस की बात हम करते हैं, आपने कहा कि अपने अपने तरीके से हैंडल करता है, वो ठीक है बात। लेकिन अक्सर हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो गन है वो तो पॉलिटिकल बॉस पर जाती है। जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बात करते हैं, सज़ा जो है वो अफसर को उठानी पड़ती है। इस कंट्रास्ट को आप कैसे देखते हैं? दूसरा एक कंट्रोवर्सी अभी जो चल रही है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर, कि नृपेंद्र मिश्रा साहब वहाँ पर चेयरमैन रहे, जब निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी, विश्वास पर बहुत अच्छे ऑफिसर्स माने जाते हैं। जो राम जन्मभूमि पर कार सेवकों पर गोली चली तो उस समय वो मुलायम सिंह सरकार के बॉस थे, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो गोली चलाई, गोली चलाने का आदेश दिया मतलब, और उनको राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत सारे मित्र लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई बॉस ऑर्डर तो पॉलिटिकल बॉस देता है, यानी चीफ मिनिस्टर ने दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली इतने सीरियस मामलों में तो पॉलिटिकल बॉस के अलावा कोई फैसला ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेली रूटीन के तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पे इशू है नहीं, वहाँ तो अफसर अपने आप फैसले लेते हैं।
इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले में तो सरकार के पूछे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो इसको डिनाई करे वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उस वक्त की मतलब आप समझते हैं कि मुलायम सिंह जी के आदेश पर ही गोलियां चली? एग्जैक्टली, ये कहिए कि अफसर ने अपने आप चलवा दी, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो कह रहे हैं कि अफसर को खुद तय करना चाहिए। नहीं, नॉर्मल कोर्स में तो करना चाहिए, लेकिन जब इतना पोलिटिसाइज हो चुका है वो इशू, तो और उसके बड़ी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगी, सरकार की सर्वाइवल और उसका रिमूवल भी उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसी सूरत में हाईली सेंसिटिव केसेस में पॉलिटिकल ही इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो गाइडेंस देते हैं कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, कि भाई इसको किसी तरह संभालो, निकालो, या ये कि सख्ती से करो। ये तो पॉलिटिकल ही आती है। तो मतलब वी शुड नॉट बिलीव कि भाई जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो चेक पॉइंट है। इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को बना दिया अफसर, और अफसर कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वही उसकी बात मानेंगे। नहीं, बट एकदम देयर इज ब्लैक एंड वाइट के बीच में ग्रे एरिया भी है ना, कि पॉलिटिकल लीडर के एडवाइस आने से पहले आपने उसको एडवाइस भी तो दी हुई है। आप नहीं तो पहले बैकग्राउंड समझाएंगे कि सर ये हो रहा है ग्राउंड पे, ये होगा, मैं ये करूँगा तो ये होगा। तो वो उसमें प्लेन स्पीकिंग कर देनी चाहिए। अगर सीएम कहे कि जी साहब टांग तोड़ दो, और आप कहें जी टांग क्या तोड़ो, मैं गला ही काट देता हूँ, तो इस किस्म के अफसर भी होते हैं। और अगर सीएम कहे जी आप किसी को गला काट दो, कि गले काटे बिना मैं टांग से तोड़ के काम चला लूँगा, डांट से काम चला लूँगा, तो ये दोनों टाइप के अफसर होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि बेसिकली वो अफसर का काम मॉडरेशन है, वो उसको, क्योंकि वो तो इसी चीज़ों के लिए ट्रेंड है, तो उसको वो प्लेन स्पीकिंग करना, सच सच बताना कि साहब ये करने की ये इम्प्लीकेशन हो सकती है, आप सोच लीजिए। उसके बाद भी अगर पॉलिटिशियन ये कहता है, और अक्सर बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि अफसर ये कहता है कि जी कि ठीक है आप ये कह रहे हैं, मैं फाइल पे लिख देता हूँ, आप फाइल पे साइन कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। और बहुत से मंत्री और सीएम हैं वो बड़े बोल्ड होते हैं कि ठीक है लाओ मैं साइन करता हूँ। तो ज़बानी जो ऑर्डर के बेसिस पे इस किस्म के सीरियस डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैं यूँ समझना चाहता हूँ, आपने मसूरी की ट्रेनिंग का जिक्र किया, तो मसूरी में क्या बताया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉस और चीफ मिनिस्टर इज द बॉस? टोटली कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉस, ये बताया जाता है। या वो केवल मसूरी के गेट तक के लिए है? नहीं, वो ये कि देखिए, मैं तो 1971 में गया था अकेडमी में, तो बस उस ज़माने में भी यही इतना ही हॉट टॉपिक था कि हाउ टू डील विद पॉलिटिशियंस, जो आज भी है। और हमारा क्योंकि वो तो बदला थोड़ी है कुछ, ये सिस्टम तो वही है ना। हाँ, लेकिन मेरा भी बेसिकली ये है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम फील्ड ऑफिसर का पर्टिकुलरली, कि पॉलिटिशियन से कैसे डील करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस था और मैंने इवॉल्व किया कि देखिए, पॉलिटिशियन को अपना राइवल नहीं समझना चाहिए एक तो, और दूसरे आप पॉपुलैरिटी गेम में नहीं है। मिनिस्टर क्रेडिट लेना चाहता है उसको दीजिए, लेकिन मिनिस्टर की सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब आप अपनी वाह कराने के लिए मिनिस्टर को भी अपस्टेज करने की कोशिश करें, बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और सेकेंडली कम्युनिकेशन इम्प्रूव कीजिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस यह है कि 90% पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट में अगर दोनों वेल मीनिंग है तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनके जो एरियाज हैं कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उस पर एग्रीमेंट होता है। 10% पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वहाँ आपकी टैक्ट कितनी है और कैसे हैंडल करते हैं, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे याद है, मैं सोनीपत का एसडीएम, एक हमारे चिरंजीव लाल शर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर, बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे, और एक और भी मिनिस्टर थे उसी ज़िले में। तो चिरंजीव लाल और इनका देखिए पॉलिटिकल कैरेक्टर देखिए। चिरंजीव लाल का कुरैशी तो फलां पटवारी को तुमने सस्पेंड कर दिया, और वो तो हमारा आदमी है, ख़ास आदमी है, ये वो है। तो आप, मुझे मालूम था किस ग्राउंड पे सस्पेंड किया, मैंने किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वक्त बाय कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि सर अच्छा मैं इसके देख के आपको बताता हूँ, तो बताना ज़रूर है, गो बाय। तो मैंने 24 घंटे बाद उनको कहा कि सर हमने मालूम किया उसके खिलाफ तो बहुत सारी शिकायतें थी, यहाँ की भी वहाँ की थी। तो कहेंगे अच्छा 2 जूते मेरी तरफ से भी मारना। तो सिफारिश गई वापस, 2 जूते मेरी तरफ से मारना। एक रिस्पॉन्स पॉलिटिशियन का ये था। दूसरे एक मंत्री ने कहा कि साहब आपने एक बस कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है, तो उसको बहाल कर दो। तो हमने कहा अभी देख के बताते हैं। हमने उनको फ़ोन किया कि साहब, हमने कहा साहब इसके खिलाफ तो 62 केसेस और हैं। उनका रिस्पॉन्स देखिए, एक मौका और दे दो।
उन्होंने उनका रिस्पॉन्स ही दूसरा। दूसरा। तो ये इस कदम के लेकिन अब इन ऐसे भी चीज़ों तो के कोई टेक्स्ट बुक में तो लिखा होता नहीं। ऐसे भी तो पॉलिटिकल लीडर आपको मिले जो अपनी पॉलिटिकल जो लोग हैं, एमएलएज हैं, उनके सामने एक तरीके से बिहेव करते हैं कि ये कैसे गलत किया आपने। ये होता मेरे साथ। एक तो वाकई इसमें एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी थे, तो मैं गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर था, तो वहाँ पे राव बरिंदर सिंह एमपी होते थे, लोकल एमपी, और सेंटर में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल थे, पॉलिटिकल बड़े सीनियर लीडर। तो इधर मेवात के 4 एमएलए, जिसमें से 2 मिनिस्टर थे, चारों मेवाती मुसलमान। तो वो इनके पास आया, भजन लाल ने बुलाया कि देखो कुरैशी, ये तुम्हारे ये चारों लीडर तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम इनकी बिल्कुल सुनते नहीं, तुम सिर्फ राव साहब की सुनते हो, ये कहते हो मैं तुम्हें बदल दूंगा। बहुत उन्होंने सख्त उसका। तो मैंने मेंटली मैंने कहा ये तो आज मेरा आखिरी दिन है, अब तो मुझे तो जाना ही है। मेंटली मैंने पैकिंग शुरू की कि मैं वो घर जाके बीवी को कहूँगा कि शाम तक पैक करो, निकलना है। तो जब वो चले गए तो उन्होंने अंदर बुलाया कि लगे जो मैंने बोला था वो उनके लिए बोला था, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमारे लिए राव बरिंदर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। और राव बरिंदर सिंह को गलत काम भी नहीं कहते थे, वो उनका बस ये था कि एक अपना पॉलिटिकल वो होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो इस किस्म की बैलेंसिंग पॉलिटिशियन को भी करनी पड़ती है और उस हद तक ऑफिसर को भी करनी पड़ती है। लेकिन सर ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो भारी तो जनता को पड़ती है ना। एक केस किया हमने मुलायम सिंह जी वाला, जिसमें आपने कहा कि मुलायम सिंह जी ने कहा होगा गोली चलाने के लिए, मैं उस पर जा नहीं रहा, लेकिन कहा होगा ऐसा एजेम्प्ट करते हैं, और एजम्पशन पर, और वो गोली चल गई और लोग मारे गए, 25 लोग, 30 लोग, 10 लोग, जो भी व्हाटएवर। दूसरा किस्सा वहीं होता है उत्तर प्रदेश में, 6 दिसंबर 1992 को चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह, और वो कहते हैं गोली मत चलाना कार सेवकों पर। गोली नहीं चलाई गई। कुरैशी साहब जैसे अफसर होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं गोली नहीं चलाना चाहिए क्योंकि कार सेवक मर जाएंगे, लेकिन मस्जिद का ढांचा गिर गया। अब ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, मतलब साहब की और बड़े साहब की अंडरस्टैंडिंग में नुकसान तो देश का हो गया। हाँ नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनका कोई टेक्स्ट बुक में तो जवाब हो नहीं सकता। ये तो सिचुएशन के मुताबिक, अपनी लियाकत के मुताबिक आपने कोई सोचना पड़ता है। अब जिसने गोली नहीं चलाई वो बड़ा क्रेडिट लेगा, हालांकि उसने गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट हासिल थी उसी, और दूसरे ने अपनी मर्जी के खिलाफ भी चलाई हो सकता है, लेकिन उसने तो ऑर्डर्स ऊपर से मिले इस वजह से चलाई होगी। तो इसलिए कहाँ पे ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी ख़त्म और कहाँ नेता की शुरू, ये एक बड़ी थिन लाइन है। और लेकिन इसको मैं बिटर तरीके से पूछूं तो ये स्पाइन जब खड़ी रखनी हो जिस मौके पर, जब सबसे क्रूशियल मौका, ये रोज रोज ये कहना कि नहीं मैंने उसके अफसर के चीफ मिनिस्टर के कहने पर ये काम नहीं किया, वो तो ठीक है 2 ट्रांसफ़र किए कि नहीं किए, लेकिन जिस दिन सबसे बड़ी ज़रूरत हो आपको, उस दिन यदि आप स्पाइन नहीं रखते तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई राइट स्पाइन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए असली मसला तो ये है ना। हाँ, क्योंकि स्पाइन अगर आपने दिखाई तो मैक्सिमम सजा ट्रांसफर है, इसके लिए इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। चीफ मिनिस्टर की तो फिर भी नौकरी चली जाएगी। एग्जैक्टली, इसलिए उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप बहादुर हैं, उसकी परवाह अगर ना करें। और जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि जहाँ मैंने चीफ मिनिस्टर ने एक दफ़ा मुझसे कुछ काम कहा, मैंने जब साफ इनकार कर दिया तो 3 महीने तक उन्होंने मुझसे बोलचाल बंद कर दी। और उसी चीफ मिनिस्टर ने मुझको 3 महीने बाद बुला के अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावरफुल बना दिया। तो देखिए पॉलिटिशियन बहुत तेज़ होते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, फील्ड के ग्राउंड लेवल के वो लोग हैं, उनकी समझ तो दिन भर ज़मीन पर डील कर रहे हैं, दिन भर ज़मीन के आदमी वो, तो इसलिए उनकी जो समझ है वो कौन सा अफसर कंप्लायंट है उसका काम भी ले लेंगे, लेकिन दिल में उसके लिए रेस्पेक्ट नहीं रखेंगे कि ये तो डोरमैट है। हाँ, डोरमैट। मैं आज मेरे कहने से कर देगा, कल मेरे ड्राइवर से जाके मिल जाएगा, उसके लिए कर देगा, इज्जत नहीं करते। लेकिन जिसकी इंटीग्रिटी है उसको भी वो समझ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। और मैं समझता हूँ जो मैंने मिसाल दी है वो भी कि सबसे पावरफुल पोस्ट चीफ मिनिस्टर उसको देता है जिससे 3 महीने से नाराज है, बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने उस मेरी जो काम करने से इनकार कीजिए, मैं माइन नहीं दे सकता, मेरी कंपनी बंद कर दो, नहीं दे सकता, इतनी सख्ती से सीएम से कौन बोल सकता है?
और उसका नतीजा यही तो होता है, ट्रांसफर होता था, हो जाता। लेकिन उन्होंने दिल में जो उन्होंने फैसला किया होगा, उससे समझ में आया होगा ना, समझ में आ गया कि आदमी ईमानदार है और मजबूत है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 महीने बाद सबसे पावरफुल। तो ऐसा क्या हो गया, अल्लाह ने खास तौर से गढ़ा है कुरैशी साहब को, ऐसे अफसर क्यों नहीं होते? नहीं है, देखिए हर एक का या ट्रेनिंग अलग अलग होती है? तो ये नहीं, मिजाज भी होते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, मिजाज भी होती है। मिजाज बहुत सॉफ्ट शब्द है सर, कुरैशी साहब से ये उम्मीद नहीं करता हूँ। नहीं, कुछ मिजाज और कुछ, क्योंकि फॉर्मली तो ये ट्रेनिंग जनरली तो यही कहा जाता है कि आप अपनी बात कहिए, लिखित में कहिए, ये आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे मैं कहूँ कि भाई हमारे घर में है ना, बड़े मामलों में मेरी चलती है, छोटे मामलों में बीवी की चलती है। नहीं वो तो चलिए, आप मजाक की तरफ आप ले गए, लेकिन नहीं, मैं सीरियस नोट पे ये समझना चाहता हूँ, इन दोनों घटनाओं को मैं एक तीसरी घटना के साथ और जोड़ कर देखना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों का प्रदर्शन होता, कॉकरोच जनता पार्टी जो भी कहें उसको नाम, छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पैलेट गन चलने का मामला आया, लाठीचार्ज का मामला आया, मिसबिहेव का पुलिस का मामला आया, और उसमें अभी तक तो सरकार ने कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक ये बात हो रही है कि सरकार की तरफ से, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं कहा, जो फील्ड ऑफिसर है उसने कहा। आप भी ऐसे ही देखते हैं इसको? ये एक्चुअली ये ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट है, ये इसमें कुछ कहना स्पेकुलेशन ही होगा। हो सकता है सरकार ने कहा हो कि जो भी करना पड़े डू। 40 साल का अफसर से तो मैं स्पेकुलेशन नहीं समझता। नहीं, लेकिन देखिए इसमें जो जिम्मेदारी बनती है कि ये कहना कि उसने किसी अफसर ने स्पॉन्टेनियसली चला दी, ये तो गलत है। एक मैं टीवी डिबेट देख रहा था, एक वकील साहब ने बड़ा अच्छा, संजय हेगड़े ने ये कहा कि साहब ये इस किस्म की बंदूक अलॉट कैसे की, किसने की थी, वो आदमी गिल्टी है, क्योंकि ये बंदूक तो इस्तेमाल के लिए स्पेसिफिक रीजन के लिए है, स्पेसिफिक रीजन के लिए। तो कहेंगे जबकि ये आई क्यों वहाँ पर, ये वहाँ पे आई कैसे, जो इसने अलॉट की थी उससे पूछा जाए कि तूने ये कैसे दी थे, तुझको क्या इंस्ट्रक्शन थी कि ये इस्तेमाल करनी है, चलानी है। दूसरी जिम्मेदारी के एक डीसीपी ने कह दिया कि चला दो, तो क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो इससे थोड़ा पहले से इनकार करने की कोशिश की, जी हमने नहीं चलाई, ये कहते हुए कि जी फिर वो जनरल डायरी में भी कुछ आया है ना। लेकिन जब ये निकल के आया कि साहब डीसीपी ने ऑर्डर किया, पर मोर देन दैट ये बंदूक वहाँ पहुँची कैसे, ये इसका जवाब आना चाहिए। तो वो इसको जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, इंक्वायरी कमेटी बैठती रहेंगी, जो इन चीज़ों के जवाब ही नहीं मिलते, इसीलिए सुधार परमानेंट नहीं हो पाता। लेकिन यूँ माना है, मतलब आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं जानता क्योंकि इतने बड़े साहब लोग आप हैं, क्या मैं जो अफसर जब इतने बड़े फैसले हो रहे हों जिनके पहले जिक्र किए, उसके बाद अफसर की इंटीग्रिटी पर मैं डाउट कर सकता हूँ? नहीं, मैं स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल देके बताएंगे तो वो होगा, लेकिन अफसर की इंटीग्रिटी पे डाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्पेसिफिक यदि कर रहे हैं तो मैं दोनों उत्तर प्रदेश के दोनों चीज़ों पर आपसे सवाल कर, नहीं कोई राइट, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों मामलों में बताइए कि जो ऑफिसर इंचार्ज, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, हूएवर वाज देयर, वाज ही रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और या आप उनकी इंटीग्रिटी को डाउट करते हैं? नहीं, इंटीग्रिटी को डाउट करना तो ज़रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब कि जब उनको फैसला कर, इंटीग्रिटी मैं कोई उनके पूरे करियर पर वो इंटीग्रिटी का हमें मालूम नहीं ना फैक्ट, अगर दोनों चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर दोनों का राइटिंग में था, उसको तो अफसर ने फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर लेकिन फिर भी उसका भी इसमें स्पेस नहीं है नहीं, उसमें स्पेस सिर्फ ये कि आप कह दीजिए कि मुझे बदल दो। अच्छा, एट द सेम टाइम वॉर फ्रंट पे जाके कोई जनरल कहे जी मुझे बदल दो, वो तो नहीं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में आपके जी ये बदल दो, लेकिन वॉर फ्रंट पर जाकर मरने दो अपने सैनिकों को, ये ठीक है? बस देखिए, यही तो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं जो ऑन द स्पॉट लेने के। सर, क्रिटिकल डिसीजन के लिए तो सबसे जो हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्राइट लोग हैं सोसाइटी के, उनको अफसर बनाते हैं। विजय त्रिवेदी को थोड़ी बनाते हैं अफसर। फिर एट द सेम टाइम दे आर ऑल ह्यूमन, उनके भी कंसिडरेशंस होते हैं कि कोई कमज़ोर होता है, कोई बाय टेम्परामेंट, कोई मजबूत होता है बाय टेम्परामेंट, कोई मर्द होता है बाय टेम्परामेंट। हाँ, मर्द भी तो होते हैं, मर्द भी तो होते हैं। सर चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आपसे ही समझ सकता था कि कैसे मर्द होते हैं और कैसे मर्द बैठते हैं। खैर, अब एक बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा है आपका, वो है इलेक्शन कमीशन, जिसमें आप आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने, उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। उससे पहले एक घटना मुझे इस किताब का ही चैप्टर है, और चैप्टर भी शायद मेरे ख्याल से वो है
51, मतलब आधी किताब क्या पूरी है हो नाम जाती है, इसका? आधी किताब खत्म हो जाती है, तब आपने ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा, सी यू इन तिहाड़ जेल। जी, कैसे देखते हैं आप इस चैप्टर? नहीं ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं डीजी नैको था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैंने सडनली मेरी प्रमोशन हो गई, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी चला गया और उसका मुझे बताया गया कि भाई तुमको ख़ास तौर से इसलिए चुना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा, तो उसमें के कोई मिसयूज़ ना हो जाए, अच्छी तरह कंट्रोल करना है। मेरा खैर मैं चला गया और वाकई उस वक्त तक कुछ डिसीजन हो चुके थे, कुछ रास्ते में थे। तो 750 करोड़ 772 करोड़ जो एफ आई रिमेंबर राइट ऑलरेडी हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी कॉमनवेल्थ गेम की, उसको दे दिए थे। और हमारा और उनका स्टैंड ऑफ ये चल रहा था कि हम उसके हिसाब किताब मांगते थे कि भाई हमने पैसे दिए, आप जो बताओ किस किस चीज़ पर खर्च करो, कैसे करो, हर एक की रसीद दो। तो वो आनाकानी करते रहे, नहीं दे रहे थे। तो आए दिन का कई 2-4 महीने तक हमारी ये टेंशन चली। फिर इस बीच में मेरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले कोई थे, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, मणिशंकर है ये तीसरे। उनके कमरे में एक मीटिंग हो रही, तो और ये बेसिक क्वेश्चनिंग इसी बात पे। तो मैंने उस वक्त मेरे भरा हुआ तो था ही मैं, तो मैंने कहा कि देखिए हम सिर्फ आपसे हिसाब किताब ही तो मांग रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो चालाकी की थी कि एक जो बिड डॉक्यूमेंट थी उसमें एक स्मॉल प्रिंट में ये लिखा था कि अगर कोई पैसे की कमी पड़ेगी तो वो सरकार देगी। अब वो पैसे की कमी 100 रुपये 500 रुपये की तो नहीं होगी, वो तो फिर करोड़ों में होगी, करोड़ की होगी, है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि साहब देखिए पैसे तो हमने कमेंट किया हुआ है, पीएम के कमिटमेंट उसमें है कि इंडिया इसको जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उसके पैसे को का प्रॉपर इस्तेमाल वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम हिसाब मांग रहे हैं। उसी उसमें मैंने कहा कि अब देखिए होगा क्या कि आप हम लोग तो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे और आप लोग मौज कर रहे होंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेईमानी का कोई चार्ज वार्ज लगेगा तो हम आपसे, हमारे कोई अनरीजनेबल डिमांड तो नहीं है, हमें हिसाब दे दीजिए बस। तो वो खैर वो बड़े अनप्लेजेंट थी मीटिंग हुई, बात ख़त्म हो गई, हम चले गए। अब खुदा का करना क्या हुआ कि मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया, उसे हफ्ता 10 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन में मैं बच गया। मेरे बाद मेरा ही रिकमेंडेड मेरे बैचमेट थे एस.के. अरोड़ा, बहुत शानदार स्पोर्ट्समैन और आंध्र प्रदेश के फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह थे, फाइनेंस के एक्सपर्ट, और फाइनेंस का ज़्यादा इशू था हमारा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिकमेंड किया कि साहब मेरी जगह अगर आप जब लगा रहे हैं तो एस.के. अरोड़ा को लगाइए। नंबर 1 ही इज़ ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन। मैं तो कोई स्पोर्ट्समैन भी नहीं था, वो स्पोर्ट्समैन है, प्लस वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो फाइनेंस का उसको बहुत कमांड है। वो हालांकि वो मुझसे बड़े उस पर नाराज़ हुए कि यार तूने मेरी सिफारिश करनी थी तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी लगवाना था, तूने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लगवा दिया। मैंने कहा भाई जेन्युइनली मैं तुमको फंसाना मकसद नहीं था, क्योंकि तुम इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हो कि हर गेम में वो आदमी का जवाब नहीं था। इसका तो फिट रोज़ाना 2 घंटे टेनिस खेल के अपने 2 कोचेस को हरा के वो शायद रोज़ खेलता। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन ऑफिस। उसके बाद एक सुधीर नाथ आए, वो भी नाइस एंड फिट, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। एक के बाद 2 ये घटना आपने जिक्र की है, 2 लोग बहुत फिट ऑफिसर्स हार्ट अटैक से स्ट्रेस जाना, तो कितनी हाई प्रेशर जॉब ये रही होगी। मैं आज आपसे बात इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं टाइमली वहाँ से निकल गया था। शायद मैं जितनी उनकी क्लाउड थी पॉलिटिकल कलमाडी साहब की, मैं उसको रेजिस्ट न कर पाता, कहीं ना कहीं फंस जाता, या कोई ना कोई रिकॉर्ड में इसमें उसमें कोई कमी साइन तो अफसर की, जैसे हरीश गुप्ता बेचारे मेरे बैचमेट है, हरीश गुप्ता ने बेचारे जेल में गए, कोल सेक्रेटरी थे। मैंने पब्लिकली कहा है कि मुझे अपनी इंटेग्रिटी पे नाज है, लेकिन हरीश गुप्ता मुझसे 100 गुना ईमानदार था, है, वो जेल में गया। देखो ना, तो ये सिस्टम के ये डिफेक्ट है कि नहीं प्रोटेक्ट सिस्टम ने उसको बेचारे को किया, तो इतना उसने सफ़र किया, हमें तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी सूरत में अफसरों पे जितना प्रेशर होता है जनता को नज़र नहीं आता कि हम चाह के घोटाला का तो इतना आगे तक कितना बड़ा वो सब है ही। आपने जब ये चर्चा की इस चैप्टर में, आपने बड़ा स्विफ्टली लिखा कि भाई आप मतलब यू आर लकी एट दैट टाइम ऑल्सो कि आप वहाँ से निकल गए और इलेक्शन कमीशन में आपको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। क्या आपने रीथिंक किया कि ये कहीं
पनिशमेंट तो नहीं था? नो नो क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, इसको थोड़ा सा समझिए कि मैं बताता पॉलिटिकल प्रेशर हो कि यहाँ से नहीं, क्योंकि अक्सर इलेक्शन कमिश्नर वो बनाए जाते हैं जो रिटायर हो गए हैं। आप रिटायरमेंट से पहले 1 साल मेरा बाकी साल था। बाकी था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या था कि मैं डीजी दूरदर्शन था, और दूरदर्शन में मैं फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूट और प्रसार भारती था। इंटरव्यू के प्रोसेस से आया था। कहाँ आईएएस का इंटरव्यू दिया था, कहाँ मैंने प्रसार भारती के लिए डीजी के लिए 2 इंटरव्यू। उससे मैं आया था, 3 साल तक मैंने आया था। वहाँ कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे हो गए कि भाई सुषमा स्वराज जी से उनको नाराज़गी हो गई, तो सुषमा स्वराज जी को निकलवा दिया कुछ पावरफुल ग्रुप ने, और फिर मेरे पीछे पड़ गए कि जी उनका